हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा एमएससी का टॉपिक है वो है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। हमारी यूनिट चल रही थी ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट, जिसके अंदर हमने ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। और आज के इस वीडियो लेक्चर के साथ में हमारा नया रिएजेंट शुरू होने वाला है, जो कि है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। तो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज की, प्रिपरेशन मेथड्स की, केमिकल रिएक्शंस की और इसकी एप्लीकेशन की। तो इन सभी पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के कंटेक्स्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और जानते हैं हमारे फर्स्ट पॉइंट, जो कि है इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की, और ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं RLI से। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं मैथिल लिथियम, जो कि है CH3Li, और दूसरा है N ब्यूटिल लिथियम, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं NBuLi से। अब यहाँ पर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को लेकर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हम इन पॉइंट्स को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री होती है, इसके अंदर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट होता है वो एक केमिकल कंपाउंड है, जिसके अंदर आपको कार्बन लिथियम बॉन्ड देखने को मिलते हैं। तो हमारे फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है उनके अंदर आपको कार्बन और लिथियम बॉन्ड देखने को मिलते हैं। देन हम बात करते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कार्बन एटम और लिथियम एटम है, इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है। और काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, जो कार्बन और लिथियम बॉन्ड है वो हाईली आयनिक होते हैं। यानी कि जो कार्बन और लिथियम का जो बॉन्ड का नेचर है वो कैसा होता है, यहाँ पर आयनिक होता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, ये एक एग्जांपल है अम्पोलेंस रिएजेंट का। अब अम्पोलेंस रिएजेंट की बात हमने तब भी की थी जब हमने ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट को डिस्कस किया था, क्योंकि आपको पता है ऑर्गेनोमैग्नीशियम रिएजेंट के अंदर हमने डिस्कस किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो भी एक एग्जांपल है अम्पोलेंस रिएजेंट का। तो ये बात हमने उस वीडियो के अंदर भी अच्छे से डिस्कस की थी और समझी थी कि क्यों हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अम्पोलेंस रिएजेंट बोलते हैं। सेम रीजन यहाँ पर भी अप्लाई होता है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट पर। तो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के अंदर भी आपको रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि ये एक एग्जांपल है अम्पोलेंस रिएजेंट का। क्योंकि जनरली आपको जो एल्किल ग्रुप है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है, यानी कि ये एक्ट करता है एज अ कार्ब कैटायन। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की, तो यहाँ पर जो R है इसके ऊपर आपको नेगेटिव चार्ज और लिथियम के ऊपर आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिलता है। इसका मतलब आपको एल्किल ग्रुप पर जो चार्ज है वो रिवर्स देखने को मिल रहा है, यानी कि जहां पर पॉजिटिव होता है जनरली वहां पर आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ये रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी है, और इसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है ये एक एग्जांपल है अम्पोलेंस रिएजेंट का। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग ये जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है इसे हम बोलते हैं सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि ये जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट होता है ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। देन हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग हम इसे रेफर कर सकते हैं एज अ हार्ड रिएजेंट। अब यहाँ पर हमने जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डिस्कस किया था तब हमने उसको भी हार्ड रिएजेंट बोला था, और उसी के जैसे ये जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो भी क्या है, एक हार्ड रिएजेंट है। इसके बाद में बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल और एज अ बेस, यानी कि दोनों तरीके से बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल भी और एज अ बेस भी। अब अगर ये एज अ बेस बिहेव करता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इसकी जो नेचर है वो कैसी है, वो हाईली बेसिक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसकी नेचर कैसी होती है, इसकी नेचर हाईली बेसिक होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग बोला गया है कि जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है ये काफी इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ऑर्गेनिक सिंथेसिस के अंदर, क्योंकि ये क्या करता है, सिंथेटिक स्टेप के अंदर जो सबस्ट्रेट होते हैं उसके ऊपर या तो ऑर्गेनिक ग्रुप को ट्रांसफर करता है या फिर लिथियम एटम को ट्रांसफर करता है। और ये ट्रांसफर कौन से प्रोसेस के थ्रू करता है, ये करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फिर सिंपल डीप्रोटोनेशन के तहत। यानी कि ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और सिंपल डीप्रोटोनेशन शो करके क्या करेगा, ऑर्गेनिक ग्रुप या फिर लिथियम एटम को ट्रांसफर करेगा। देन बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। अगले पॉइंट के अकॉर्डिंग बोला गया है जब हम इसे हैंडल करते हैं तो हमें काफी प्रिकॉशन के साथ इसे हैंडल करना पड़ता है। और इसका कारण क्या है, इसका कारण है इसकी थर्मल इंस्टेबिलिटी और एक्सट्रीमली हाई रिएक्टिविटी। तो इन दो कारण की वजह से क्या होता है, जब हम इसे हैंडल करते हैं तो हमें काफी ध्यान रखना पड़ता है। फिर बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग बोला गया है काफी सारे ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो कमर्शियली अवेलेबल होते हैं एज डाइल्यूट सॉल्यूशन इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट। यानी कि जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट जो कि हमें कमर्शियली अवेलेबल है वो कैसे अवेलेबल होते हैं, वो अवेलेबल होते हैं एज डाइल्यूट सॉल्यूशन इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट।
और इन सॉल्वेंट के अंदर आपको ये जो स्पीसीज है वो पॉलीमरिक स्पीसीज देखने को मिलती है, यानी कि यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट, उसके आपको पॉलीमरिक स्पीसीज देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये जो N है इसकी वैल्यू आपको 4 से लेकर 6 तक देखने को मिल जाती है। इसका मतलब है आपको टेट्रामर से लेकर हेक्सामर तक जो इनकी स्पीसीज है वो देखने को मिलती है, और आप इन टेट्रामर हेक्सामर्स को बोल सकते हो ओलिगोमर्स। तो ये बात आती है इनके पॉलीमेरिक स्पीसीज की। लेकिन अगर हम बात करते हैं ईथर की, तो ईथर के अंदर ये मोस्टली आपको टेट्रामेरिक नेचर के अंदर देखने को मिलते हैं। और अगर हम बात करें इसके टेट्रामेरिक नेचर की, तो अगर टेट्रामर हमें बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे CH3Li और N की जगह हम लगाएंगे 4। तो जब हम 4 लगाएंगे इसका मतलब क्या होगा, आपको CH3 भी 4 देखने को मिलते हैं और लिथियम भी 4 देखने को मिलते हैं। तो अगर हम इसके टेट्रामर की स्ट्रक्चर बनाए तो वो आपको कुछ क्यूब जैसे दिखाई देगी। और इस क्यूब के अंदर आपको लिथियम और CH3 ये दोनों ग्रुप अल्टरनेट पोजीशन पर लगे हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आएगा CH3, यहाँ पर आएगा लिथियम, यहाँ पर आपको लिथियम देखने को मिलेगा, यहाँ पर CH3 आएगा, यहाँ भी CH3, यहाँ पर आएगा लिथियम और यहाँ पर आएगा CH3। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो लिथियम और मैथिल ग्रुप है ये अल्टरनेट पोजीशन पर प्रेजेंट है, और जो लिथियम है वो सराउंडेड है CH3 ग्रुप से। तो ये स्ट्रक्चर होती है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की इन टेट्रामेरिक स्पीसीज। तो अब हमारा जो पॉइंट आता है वो है प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड। हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के प्रिपरेशन मेथड्स की, जिसके अंदर हमारा पहला जो प्रिपरेशन मेथड है वो है मेटल्स विद ऑर्गेनिक हैलाइड। तो हमारे फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर लेते हैं ऑर्गेनिक हैलाइड और इसकी रिएक्शन करवाते हैं लिथियम के साथ में, और ये जो रिएक्शन होती है वो होती है ईथर की प्रेजेंस में। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर जो कंपाउंड बन रहा है वो है मैथिल लिथियम। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड हो जाता है जहां पर हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको ये जो ऑर्गेनिक हैलाइड देखने को मिल रहा है इसके जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर है जिसके अंदर आपको RI की जो रिएक्टिविटी है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। देन आता है RBr, और इन दोनों के कंपैरिजन में जो सबसे कम रिएक्टिविटी होती है वो होती है RCl की। तो ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाता है ऑर्गेनिक हैलाइड का जो कि डिक्रीजिंग ऑर्डर है। तो इसी के साथ में हमारे जो फर्स्ट पॉइंट है वो कंप्लीट होता है। देन हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड की। अगला जो प्रिपरेशन मेथड है वो है बाय मेटल मेटल एक्सचेंज, और ये जो मेटल मेटल एक्सचेंज है इसे हम बोलते हैं ट्रांसमेटलेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जो मेटल है वो दूसरे मेटल के साथ में एक्सचेंज होता है और ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, जिसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस एग्जाम्पल के अंदर जो ऑर्गेनोटिन रिएजेंट है और एल्किल लिथियम रिएजेंट है उन दोनों के बीच में एक्सचेंज होगा, और एक्सचेंज होने पर क्या होता है, ये जो टिन है जो कि एक मेटल है ये रिप्लेस हो जाता है लिथियम से। तो ऐसी जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं मेटल मेटल एक्सचेंज, और इसी को आप बोल सकते हो ट्रांसमेटलेशन। देन हम बात करते हैं हमारे अगले प्रिपरेशन मेथड की। अगला जो मेथड है वो है बाय मेटल हैलोजन एक्सचेंज। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर मेटल का हैलोजन के साथ में एक्सचेंज होगा, और ये मेथड तब यूजफुल होता है जब हम एल्किल हैलाइड और मेटल की डायरेक्टली रिएक्शन करवाते हैं लेकिन वहां से हम ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का फॉर्मेशन ना कर सके तब। तो तब हम क्या करते हैं, हम मेटल हैलोजन एक्सचेंज का यूज करते हैं। इस मेथड के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिक हैलाइड है उसे ट्रीट किया जाता है एल्किल लिथियम के साथ में, जिसके बाद में आपको एरिल लिथियम डेरिवेटिव देखने को मिलता है। और इस प्रिपरेशन मेथड के जो दो एग्जाम्पल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों ही एग्जाम्पल के अंदर हमने यहाँ पर लिया है ऑर्गेनिक हैलाइड। इन ऑर्गेनिक हैलाइड की हमने रिएक्शन करवाई है एल्किल लिथियम के साथ में, और यहाँ पर जो हमने एल्किल लिथियम लिया है वो है एन ब्यूटिल लिथियम। जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एरिल लिथियम डेरिवेटिव, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये था हमारा थर्ड प्रिपरेशन मेथड जो कि था बाय मेटल हैलोजन एक्सचेंज। इसके बाद में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की। अगला जो मेथड है वो है ऑर्थोलिथिएशन मेथड। अब ऑर्थोलिथिएशन मेथड क्या होता है ये आपको इसके नाम से ही पता लग रहा है। यहाँ पर है ऑर्थोलिथिएशन, इसका मतलब है लिथियम का एडिशन ऑन ऑर्थो पोजिशन। यहाँ पर क्या होता है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वहां पर जो लिथियम है वो जाकर अटैच होता है ऑर्थो पोजिशन पर। और ये कब होता है, ये तब होता है अगर मान लीजिए आपको बेंजीन पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देखने को मिले या फिर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। तो ऐसे कंपाउंड पर क्या होता है, जो लिथियम है वो जाकर ऑर्थो पोजिशन पर अटैच होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें हिटेरो एटम की, तो हिटेरो एटम के ऊपर भी आपको ऑर्थो पोजिशन पर ही लिथियम ऐड होता हुआ दिखाई देगा। और अब हम देख लेते हैं इसके एग्जाम्पल। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो कुछ ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर आपको फ्लोरीन एज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ दिखाई देगा,
और जब हम इस कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं एन ब्यूटिल लिथियम के साथ में, तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा कंपाउंड बनता है जिसके अंदर यहाँ पर ये फ्लोरीन रहेगा और यहाँ पर ये जो ऑर्थो पोजीशन है इस पर आकर लिथियम ऐड हो जाएगा। तो आपको कुछ ऐसी रिएक्शन देखने को मिलेगी ऑर्थोलिथिएशन के अंदर, जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है इसके ऑर्थो पोजीशन पर जाकर जो लिथियम है वो ऐड होता है। इसके बाद में हम एक एग्जांपल देख लेते हैं हेटेरो एटम का। तो हेटेरो एटम के एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ पर लेते हैं फ्यूरेन। तो ये होता है हमारा फ्यूरेन, और जब हम इस फ्यूरेन की रिएक्शन करवाते हैं एन ब्यूटिल लिथियम के साथ में, तो ये हमें बनाकर देता है कुछ ऐसा कंपाउंड। तो ये हमारा फ्यूरेन हो जाता है और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर जाकर जो लिथियम है वो ऐड हो जाता है। तो आपको इस तरीके की रिएक्शन देखने को मिलती है ऑर्थोलिथिएशन के अंदर। ऐसे हम एक और देख लेते हैं कंपाउंड जिसके अंदर जो हेटेरो एटम है वो सल्फर होता है, और जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं एन ब्यूटिल लिथियम के साथ में, तो इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो लिथियम है वो ऐड होता है ऑर्थो पोजीशन पर। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे ऑर्थोलिथिएशन को लेकर। इसके बाद में आपको ऑर्थोलिथिएशन का एक एग्जांपल ये भी देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज कीजिए और इस केमिकल रिएक्शन को अच्छे से देखिए। इसके बाद में बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डीप्रोटोनेशन। अब डीप्रोटोनेशन जैसा कि इसके नाम से पता लग रहा है, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एसिडिक जो प्रोटोन है उसे डीप्रोटोनेट करेंगे, यानी कि यहाँ से जो एसिडिक प्रोटोन है उसका रिमूवल होगा। तो यहाँ पर हम पहले इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल बनाएंगे उसके अंदर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलेगा, और ये जो कंपाउंड है इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे एन ब्यूटिल लिथियम के साथ में, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होगा वो होगा -78 डिग्री सेल्सियस। और अब हमें करवाना है इस कंपाउंड का डीप्रोटोनेशन। तो डीप्रोटोनेशन करवाने के लिए हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा है। तो जब आप इस कंपाउंड के अंदर एसिडिक प्रोटोन देखोगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो काफी एसिडिक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जो लिथियम है वो आकर यहाँ पर अटैच होगा और हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और यहाँ वाला जो प्रोटोन था वो रिमूव हो चुका है, यानी कि डीप्रोटोनेशन हो चुका है, और हमारा यहाँ पर लग जाएगा लिथियम। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। इसी के साथ में हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं डीप्रोटोनेशन के। तो यहाँ पर आपको कुछ केमिकल रिएक्शन देखने को मिल रही है जहां पर हम ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डीप्रोटोनेशन रिएक्शन। तो इन सभी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो आपको मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन देखने को मिल रहा है, यानी कि मोस्ट एसिडिक जो प्रोटोन है वो रिमूव हो जाता है और उसकी जगह आकर लग जाता है लिथियम। तो ये कुछ एग्जांपल है डीप्रोटोनेशन रिएक्शन की। इसी की जैसे आपको यहाँ पर एक एग्जांपल ये भी देखने को मिल रहा है जो कि डीप्रोटोनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। तो यहाँ पर भी आप वीडियो को पॉज कीजिए और अच्छे से इस केमिकल रिएक्शन को देखिए। तो यहाँ पर कुछ कॉमन प्रिपरेशन मेथड है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के, तो जिसके अंदर से हमने रिडक्शन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसमें हमने देखा था कि जो एल्किल हैलाइड है वो रिएक्शन करता है लिथियम के साथ में, और यहाँ पर आपको देता है एल्किल लिथियम। और ये जो एल्किल लिथियम है इसकी जगह कौन कौन से कंपाउंड आ सकते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसी के जैसे हम ये जो एक्स है इसकी जगह कौन कौन से एलिमेंट ले सकते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। देन बात आती है हमारे सेकंड प्रिपरेशन मेथड की, जो कि है मेटलेशन। मेटलेशन के अंदर हम लिथियम और हाइड्रोजन का एक्सचेंज करते हैं, जिसकी केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये वो कंपाउंड है जिसके अंदर हम मेटलेशन शो कर सकते हैं। फिर बात आती है हमारे थर्ड पॉइंट की। थर्ड जो पॉइंट है वो है लिथियम मेटलॉइड एक्सचेंज। हम यहाँ पर लिथियम को एक्सचेंज करते हैं मेटल के साथ में, और यहाँ पर हम मेटल कौन सा लेंगे वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और उसके बाद में जो प्रोडक्ट है यानी कि जो ऑर्गेनोलिथियम है वो कौन कौन से बनेंगे वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फिर बात आती है हमारे फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट है एडिशन ऑफ ऑर्गेनोलिथियम टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम सुपर ग्रिग्नाइट रिएजेंट को कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड पर ऐड करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से एडिशन देखने को मिलता है, और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का। ऐसे ही आपको फिफ्थ रिएक्शन देखने को मिलेगी जो कि है मेटडेशन ऑफ एन सल्फोनिल हाइड्राजोन्स। तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हम ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के केमिकल रिएक्शंस की, जिसके अंदर हमारी पहली जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शंस विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। हम यहाँ पर देखते हैं कि जब ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर के साथ में, तो वो फॉर्मेशन करते हैं अल्कोहल का। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल देखने को मिल रहे हैं जिसके अंदर है फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन
और एस्टर। तो ये कुछ कंपाउंड है, जब हम इन कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में, तो यहाँ पर आपको अल्कोहल का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है। जैसे कि जब हम यहाँ पर रिएक्शन करवाते हैं फॉर्मेल्डिहाइड की ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में, देन उसके बाद में हम इनका करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, और उसके बाद में हमें एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलता है 1 डिग्री अल्कोहल। फिर हम बात करते हैं एल्डिहाइड की। जब हम एल्डिहाइड को ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में, तो ये हमें फॉर्मेशन करके देता है 2 डिग्री अल्कोहल। फिर हम बात करते हैं कीटोन की। जब हम कीटोन को ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में, देन हम उसका करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है 3 डिग्री अल्कोहल का। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सभी जगह क्या हो रहा है, हमें एज अ प्रोडक्ट अल्कोहल देखने को मिल रहा है। ऐसे हम बात करते हैं एस्टर की। तो यहाँ पर आपको एस्टर देखने को मिल रहा है जो कि रिएक्ट करता है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में, और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो होता है -78 डिग्री सेल्सियस। जब ये रिएक्शन होती है तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलता है। देन हम इसका करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में आपको यहाँ पर अल्कोहल देखने को मिलता है, और इस रिएक्शन के अंदर ये जो अल्कोहल है वो है 3 डिग्री अल्कोहल। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो रिएक्ट करता है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में, वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे ही ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करते हैं। लेकिन इन दोनों के अंदर क्या फर्क है, इन दोनों के अंदर फर्क है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो ज्यादा ससेप्टेबल होता है स्टेरिक फैक्टर को लेकर, यानी कि जो स्टेरिक फैक्टर है वो उसके प्रोडक्ट में काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, जबकि जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है इसके अंदर आपको जो स्टेरिक फैक्टर है उसका ज्यादा रोल देखने को नहीं मिलता, और इसी वजह से क्या होता है, ये जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है ये हिंडर्ड कीटोन के साथ में भी रिएक्शन करता है और टर्शरी अल्कोहल देता है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो ग्रुप है ये कितना बल्कि है, और यहाँ पर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस भी देखने को मिलती है। लेकिन इसके बाद में भी क्या होता है, ये जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है इससे रिएक्ट करता है और अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। यानी कि जहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर जो स्टेरिक फैक्टर है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वहीं जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है इसके अंदर आपको जो स्टेरिक फैक्टर है इसका ज्यादा कुछ रोल देखने को नहीं मिलता है। देन हम बात करते हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन की। अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो है एडिशन विद कीटीन्स एंड आइसोसाइनेट। यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो ऐड होता है कीटीन और आइसोसाइनेट पर, और हमें डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कीटीन को लेकर। जब ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को ऐड किया जाता है कीटीन पर, तो ये हमें देता है कीटोन। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जो आपको कार्बोनिल ग्रुप दिखाई दे रहा है इसके ऊपर होता है न्यूक्लियोफिलिक अटैक। जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है तो यहाँ पर आपको इनोलेट का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा, और जब हम इस इनोलेट का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो यहाँ पर आपको इनोल फॉर्मेशन देखने को मिलता है। और आपको पता है ये जो इनोल फॉर्म होती है ये लेस स्टेबल होती है कीटो फॉर्म से, तो इसका मतलब क्या होगा, अब ये जो इनोल फॉर्म है ये कन्वर्ट होगी कीटो फॉर्म में, और हमें एज अ प्रोडक्ट देखने को मिलेगा कीटोन। तो जब हम कीटीन को ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में, तो ये फॉर्मेशन करके देता है कीटोन्स का। इसके बाद में अगला जो हमारा पॉइंट है वो है आइसोसाइनेट को लेकर। जब आइसोसाइनेट को ट्रीट किया जाता है ऑर्गेनोलिथियम के साथ में, तो ये हमें फॉर्मेशन करके देता है अमाइड का। तो यहाँ पर आपको प्रोसेस देखने को मिल रही है किस तरीके से अमाइड का फॉर्मेशन हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन की। अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स। अब हम यहाँ पर ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की रिएक्शन करवाएंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ में। और अगर आपको याद होगा तो जब हमने ऑर्गेनो मैग्नीशियम रिएजेंट यानी कि वहां पर हमने मेनली बात की थी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर क्या होता है, जब हम अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में, तो वो जो रिएक्शन है वो या तो 1-2 एडिशन होती है या फिर 1-4 एडिशन होती है, और ये डिपेंड करता है वहां पर कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर पर। और भी काफी कुछ फैक्टर थे जिसके बारे में हमने उन वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था, जिसके अंदर से मेन जो रीजन था वो था स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की, तो ये सिर्फ आपको 1-2 एडिशन प्रोडक्ट ही देता है, और इसके एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनोलिथियम के साथ में, तो आपको यहाँ पर 1-2 एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है, जिसके बाद में आपको इस तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा। तो मेनली यहाँ पर क्या होता है, जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो शो करते हैं 1-2 एडिशन प्रोडक्ट, लेकिन हम यहाँ पर 1-4 एडिशन प्रोडक्ट भी देख सकते हैं। और ये फॉर्मेशन कब होगा, जब हम इसके अंदर यूज करेंगे लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट। तो जब हम लिथियम डाई एल्किल क्यूपरेट का यूज करते हैं तो हमें वहां पर 1-4 एडिशन भी देखने को मिलता है, और उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके बाद में बात करते हैं हमारी अगली रिएक्शंस की। तो नेक्स्ट जो हमारी केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहाँ पर क्या होता है, जब हम ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को रिएक्ट करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, तो ये हमें देता है कार्बोक्सिलेट साल्ट। लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरा इक्विवेलेंट भी यूज कर लेते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का, तो ये जो कार्बोक्सिलिक साल्ट है वो कन्वर्ट हो जाता है कीटोन के अंदर,
जिसकी रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो हमने यहाँ पर क्या लिया है, हमने यहाँ पर 2 इक्विवेलेंट लिए हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के और इसको हमने ट्रीट किया है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कार्बोक्सिलेट साल्ट। और ये जो कार्बोक्सिलेट साल्ट है इसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं कीटोन के अंदर, और ये कन्वर्ट तब होगा जब यहाँ पर हम ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का जो दूसरा इक्विवेलेंट है उसका भी यूज करेंगे। यानी कि जब 2 इक्विवेलेंट ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के रिएक्शन करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, तो ये फॉर्मेशन करके देते हैं कीटोन का। इसके बाद में बात करते हैं हमारे अगली कुछ रिएक्शंस की। तो अगली जो रिएक्शंस है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा एडिशन रिएक्शन विद इमाइंस, नाइट्राइल्स एंड आइसोनाइट्राइल्स। तो हम यहाँ पर 1 बाय 1 करके ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को रिएक्ट करवाएंगे इन सभी कंपाउंड के साथ में और देखेंगे कौन कौन से डिफरेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं इमाइंस की। जब हम ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को रिएक्ट करवाते हैं इमाइंस के साथ में, तो ये बना के देता है अमाइंस। यानी कि हम यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकते हैं इमाइंस से अमाइंस का जब हम इनको ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है इमाइन और इसकी रिएक्शन हो रही है मेथिल लिथियम के साथ में। तो जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर आपको ऐसा कंपाउंड देखने को मिलता है और इसका हम आगे करवाते हैं हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है अमाइंस के अंदर। तो ये थी हमारी पहली रिएक्शन जिसके अंदर जब इमाइन रिएक्शन करता है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में तो वो फॉर्मेशन करके देता है अमाइंस का। इसके बाद में बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की। तो अगली जो केमिकल रिएक्शन है वो है नाइट्राइल्स के साथ में। जब नाइट्राइल्स को रिएक्ट करवाया जाता है ऑर्गेनोलिथियम के साथ में तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है और यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरमीडिएट है वो बनता है इमाइन और जब हम इमाइन का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कीटोन का फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है और इसकी केमिकल रिएक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है जिसके अंदर हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बनता है कीटोन। फिर हम बात करते हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन की। तो नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है उसके अंदर हम लेते हैं आइसोनाइट्राइल्स और ये जो आइसोनाइट्राइल्स है इसे हम ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम के साथ में। जब आइसोनाइट्राइल को ट्रीट किया जाता है ऑर्गेनोलिथियम के साथ में तो इनके बीच में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है जिसके बाद में आपको कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलता है और उसके बाद में आपको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर देखने को मिलता है लिथियो इमाइंस। तो यहाँ पर क्या बनता है, यहाँ पर बनता है लिथियो इमाइंस जब हम आइसोनाइट्राइल को ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में। अब हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद इपोक्साइड। जब इपोक्साइड रिएक्ट करता है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में तो ये हमें देता है प्राइमरी अल्कोहल, जैसा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर हमने देखा था। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर भी क्या होता है, जब इपोक्साइड रिएक्शन करता है तो वो हमें प्राइमरी अल्कोहल देता है। सेम वैसे ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो भी क्या करता है, इपोक्साइड के साथ में रिएक्शन करने पर प्राइमरी अल्कोहल देता है। और अगर हम बात करें इन जनरल तो क्या होता है, जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है वो अटैक करता है लेस डायरेक्टली हिंडर्ड कार्बन पर, जिसके बाद में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है प्राइमरी अल्कोहल, जिसका एग्जांपल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये हमारा इपोक्साइड है और इस इपोक्साइड की रिएक्शन हो रही है यहाँ पर ऑर्गेनोलिथियम के साथ में। तो यहाँ पर आपको कुछ रिएजेंट देखने को मिल रहे हैं। इन रिएजेंट के साथ में जब इपोक्साइड रिएक्ट करता है तो आपको कुछ ऐसा कंपाउंड देखने को मिलता है और ये जो कंपाउंड है इसकी यील्ड आपको देखने को मिलेगी 68%। तो ये हमारी रिएक्शन हो जाती है इपोक्साइड के साथ में। इसके बाद में बात करते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन की। अगली जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद प्राइमरी अमाइड्स। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है उसकी रिएक्शन करवाएंगे प्राइमरी अमाइड के साथ में। तो यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि जब प्राइमरी अमाइड रिएक्शन करता है एक्सेस ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में तो वो हमें देता है नाइट्राइल। तो नाइट्राइल कैसे देता है, इसकी रिएक्शन का एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल के अंदर क्या है, यहाँ पर ये हमारा फेनिल एसिटामाइड, ये रिएक्ट कर रहा है 3 इक्विवेलेंट ब्यूटिल लिथियम के साथ में, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ट्राइलिथिएटेड स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है और ये जो ट्राइलिथिएटेड स्पीसीज है इसका आगे फ्रेगमेंटेशन होता है और ये कन्वर्ट हो जाती है कुछ ऐसे इंटरमीडिएट के अंदर। अब ये जो इंटरमीडिएट है इसका आगे हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है बेंजोनाइट्राइल के अंदर। तो ये एक एग्जांपल है जिसके अंदर हम प्राइमरी अमाइड को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्राइल के अंदर और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एक्सेस ऑर्गेनोलिथियम का। तो ये होती है हमारी रिएक्शन प्राइमरी अमाइड के साथ में। फिर हम बात करते हैं रिएक्शंस विद एल्किल एंड एरिल साइनाइड्स। यहाँ पर क्या होता है, जब ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट रिएक्ट करता है एल्किल या फिर एरिल साइनाइड के साथ में तो ये हमें देता है इमीन सॉल्ट और इमीन सॉल्ट के बाद में जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है कीटोन के अंदर। और इनकी केमिकल रिएक्शन के आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर क्या हो रहा है, जो एल्किल और एरिल साइनाइड है ये कन्वर्ट हो रहे हैं इमीन साल्ट के अंदर और ये जो इमीन साल्ट है हाइड्रोलाइसिस के बाद में कन्वर्ट होता है कीटोन के अंदर। तो ये थी हमारे एल्किल और एरिल साइनाइड को लेकर केमिकल रिएक्शन। फिर हम बात करते हैं हमारी अगली केमिकल रिएक्शन की। नेक्स्ट जो केमिकल रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन विद CO2 एंड CS2।
यहाँ पर हम पहले बात करेंगे CO2 की। CO2 के साथ में क्या होता है, जब ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट रिएक्ट करता है तो यहाँ पर आपको एडिशन रिएक्शन देखने को मिलती है, जिसके बाद में आपको फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर देखने को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लेते हैं CO2, इसकी रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनोलिथियम के साथ में, फिर आपको ऐसा इंटरमीडिएट देखने को मिलता है। जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, हाइड्रोलाइसिस करवाने के बाद में ये कन्वर्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो हमने ये रिएक्शन देखी है CO2 की। ऐसे हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो अगर हम बात करें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो हम यहाँ पर रिएक्शन लिख लेते हैं। जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं दो इक्विवेलेंट ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में, और हम यहाँ पर लेते हैं 3CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये रिएक्शन करने के बाद में कन्वर्ट होती है R2CO और प्लस 2LiCO के अंदर। यानी कि जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रीट करते हैं ऑर्गेनोलिथियम के साथ में, तो हमें यहाँ पर फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देता है कीटोन का। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में क्या होता है, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आप ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिए, जब CO2 की बात आती है तो ये ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करने के बाद में बनाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो बनाती है कीटोन। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये जरूर ध्यान रखिए। फिर बात आती है हमारे सेकंड पॉइंट की, जिसके अंदर जो कार्बन डाइसल्फाइड है वो रिएक्ट करती है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बन डाइसल्फाइड है जब वो रिएक्शन करती है ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट के साथ में, तो भी हमें क्या है, यहाँ पर एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलता है। और ये जो एडिशन प्रोडक्ट है वो होता है थायो एसिड। यानी कि जब हम यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन करवाते हैं ऑर्गेनोलिथियम के साथ में, देन उसके बाद में कुछ ऐसा इंटरमीडिएट बनता है, जिसके बाद में होता है इसका हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद में हमें मिलता है थायो एसिड। तो हमारी इस केमिकल रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो है थायो एसिड। तो ये थी हमारी केमिकल रिएक्शन CO2, CS2 और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में। और इसी के साथ में हमारे जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट को लेकर केमिकल रिएक्शन है वो भी कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन को लेकर। तो अब हम देखेंगे ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट की एप्लीकेशन को। तो हमारा जो फर्स्ट एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग कहा गया है कि ये यूज किया जाता है एज अ प्रिकर्सर टू मेटलेशन और मेटलेटेड ऑर्गेनिक रिएजेंट। यानी कि ये क्या होता है, ये मेटलेशन के अंदर एज अ प्रिकर्सर यूज किया जाता है। इसके बाद में जो सेकंड एप्लीकेशन है वो है इसका पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर यूज। यानी कि जो ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है इसका हम यूज करते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के अंदर। फिर बात आती है हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि पॉलीमराइजेशन रिएक्शन से रिलेटेड है। इसका यूज किया जाता है कोपॉलीमराइज करने में। अब यहाँ पर क्या होता है, जो ब्यूटाडाइन है उनके जो मोनोमर होते हैं जैसे कि स्टायरिन, इन दोनों के कोपॉलीमराइजेशन के लिए जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है इसका यूज किया जाता है, जिसके बाद में ये देते हैं ब्लॉक कोपॉलीमर। फिर हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट एप्लीकेशन की। इसके अंदर बोला गया है कि जो ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है इसका हम यूज करते हैं ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड के अंदर एल्किल ग्रुप का इंट्रोडक्शन करने के लिए। यानी कि जो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जब हमें एल्किल ग्रुप का इंट्रोड्यूस करवाना होता है तो हम क्या करते हैं, ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट का यूज करते हैं। फिर बात आती है हमारे फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका काफी यूज होता है इंडस्ट्रीज के अंदर। और इसी के साथ में हमारे जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ये भी कंप्लीट होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी के साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।